चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे किरोड़ीलाल मीणा जी हो, चाहे और अन्य कोई नेता हो, जो कोई संघर्ष करता है और संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, उसका संघर्ष मुझे हमेशा बेहतरीन लगता है और उनसे मैंने सीखा भी है। दम होना चाहिए विधानसभा में, आवाज बुलंद करने का, तथ्यात्मक बोलने का। मैं हर तथ्य बता सकता हूँ, हर भर्ती बता सकता हूँ, हर युवा की पीड़ा बता सकता हूँ, आंख से आंख मिलाकर आवाज उठा सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ कि जिस युवा को आपने वादा किया उसका क्या हुआ। कोई बोल पाता है? किसी को पता है युवा क्या पीड़ा है? सब अपने टिकट के लिए भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही दिशाओं दिशाओं में एक बयान दिया था अपने ही नेता को लेकर। वो था, पार्टी में रगड़ाई नहीं हुई, पद के लिए भाग रहे हैं। लेकिन एक युवा नेता ऐसा भी है, 11 साल 8 महीने सड़कों पर रगड़ाई, राजस्थान में नहीं बल्कि कई राज्यों में। अब वो नेता बनने को आतुर है, युवाओं के बलबूते। लगातार आपने जींस पैंट, टी शर्ट और शर्ट के जरिए उनको देखा होगा सड़कों पर आंदोलन करते हुए, पुलिस की लाठियां खाते हुए, लाखों बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए। अब थोड़ी तस्वीर अलग हो चली है। उपेंद्र यादव की बात कर रहे हैं। देखिए, सफेद कुर्ता पायजामे के साथ एक नेता की तरह उपेंद्र यादव अब नजर आ रहे हैं। अब बेबाकी से ये बोल भी रहे हैं कि चुनाव लड़ूंगा, डंके की चोट पर लड़ूंगा। चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जितनी योग्यता है। 2.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया है, वो भी सरकारी। 300 से ज्यादा आंदोलन, 12 आमरण अनशन, 4 राज्यों में आंदोलन, दर्जनों बार जेल। जब पूरे सिस्टम को मैं जानने लग गया कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली में समझने लग गया, ऐसे नेता चुनकर आते हैं जिसको ये पता नहीं सचिवालय में किस गेट से घुसा जाता है, डीओपी सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, पंचायत सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, कौन सी फाइल का है, कौन सी भर्ती क्या स्थिति है, पता नहीं। किसी के पास जाता है तो वो दूसरी भर्ती की बात कर छोड़िए। मैं एक उदाहरण देख रहा था एक मंत्री के पास। अब कौन सी सरकार का कौन सा मंत्री है तो नहीं बताऊंगा। मेरा साथी गया कि साहब मेरी ये भर्ती है एलडीसी की, छोड़ियो एलडीसी, हम वन रक्षक निकालने उसकी तैयारी करी। ऐसे से बयान आते। तो ऐसे में जब 11 साल 8 महीने संघर्ष किया, तपस्या की, उसके बाद जब मैं 2 अक्टूबर से युवा बेरोजगार संवाद प्रोग्राम शुरू किया, युवाओं की जन भावनाओं को समझा, उनका दर्द को देखा, तब यह निर्णय लिया कि हाँ, जब प्रदेश में सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है, 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है, एक व्यक्ति से 4 या 5 व्यक्ति जुड़ते 2 से 2.5 करोड़ वोट है जो किसी भी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं और समीकरण बना सकते हैं। तो ऐसे में युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए पहले सड़कों पर युवाओं की आवाज बुलंद की है 11 साल 8 महीने। अब विधानसभा में युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए मैंने ऐलान किया है। हालांकि पार्टी और विधानसभा क्षेत्र का ऐलान इसलिए नहीं किया, युवा संवाद बेरोजगार लगातार जारी है, उसके बाद जल्द ही हम ऐलान करेंगे। लेकिन युवाओं को न्याय मिले, युवाओं का दर्द कम हो, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, सभी पे रोजगार मिले, उन युवाओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर मैं मैदान में जा रहा हूं। आप युवाओं के बलबूते की बात कर रहे हो। युवाओं के बल पर सरकार बनती है और बिगड़ती है। आपका समीकरण किस पार्टी की दिशा में बढ़ रहा है? मेरी पार्टी मेरी युवा है। आपने देखा होगा युवाओं का जब मैं दर्द देखा कि अध्यापक भर्ती में 4,500 पद कम कर दिए गए, पंचायत जैन भर्ती 550 पदों पर वित्तीय स्वीकृति है, 737 पर वित्तीय स्वीकृति अयन की है, प्रोग्रामर है 215 से अधिक पदों पर, वही 422 पदों पर जैन भर्ती है, वही सहायक पर्यटन अधिकारी है, वही 2500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक है, वही 2200 पदों पर अध्यापक भर्ती है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग में 3800 पदों पर, जिसमें फर्स्ट ग्रेड है, 2000 पर सेकंड ग्रेड, 800 पदों पर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के। अलग अलग विभागों में जो वित्तीय स्वीकृति मिली है, कईयों की एग्जाम होना है, कईयों को परिणाम आना है, कईयों की ज्वाइनिंग होना है। तो वो युवा इसलिए परेशान है कि क्या अब आचार संहिता लग गई, क्या आने वाली जो सरकार बनेगी, क्या जिनकी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है, क्या उनका एग्जाम जो कैलेंडर जारी वो एग्जाम हो पाएंगे? क्या जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, क्या वित्तीय स्वीकृति कैंसिल करके भर्तियों को रद्द न कर दिया जाए? क्या उनकी विज्ञप्तियां जारी होंगी? जिन भर्तियों का नियम संशोधन होने हैं, अध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की हो चाहे पंचायत जैन भर्ती की हो, क्या उनके नियम संशोधन हो पाएंगे? क्या नई भर्ती आ पाएंगे? चाहे बिजली विभाग, रोड विभाग, जिनकी भर्तियों की फाइल जो वित्त विभाग में पड़ी है, क्या उनकी वित्तीय स्वीकृति हो पाएगी? बहुत से अनसुलझे सवाल हैं पेपर लीक को लेकर, जो दंश झेला वो सवाल है। तो युवाओं में दर्द है। तो अब राजनीतिक पार्टियों के विभिन्न लोगों से हम मिलकर ये बात साझा करेंगे, क्या युवाओं के लिए उनकी क्या कार्य योजना है, क्या इन भर्तियों को वो पूरा कर पाएंगे, क्या युवाओं के साथ न्याय होगा? आपने देखा कि भर्ती परीक्षाओं के पेपर होते हैं, प्रश्नों को विवाद को लेकर युवा कोर्ट में जाते हैं, भटकते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में पशुधन सहायक भर्ती ने युवाओं को सही ठहराया। गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? युवा बेरोजगारों के खिलाफ वो दर्द झेलते रहते, चक्कर काटते रहते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे बेहतरीन कई ऐसे मुद्दे हैं जो युवा उनसे दुखी हैं।
तो इन चीजों को लेकर मैं मैदान में भी जा रहा हूं और राजनीतिक पार्टियों की मंशा जाने, क्या उन समस्याओं को हल करेंगे, क्या युवाओं को न्याय मिल पाएगा, युवाओं के साथ न्याय होगा। जब सबसे बड़ी ताकत युवा है, जीत की चाबी युवा है, भूमिका युवाओं की होगी इन चुनावों में। क्योंकि 2013 में भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, 2018 में हमने कांग्रेस को समर्थन दिया तो कांग्रेस सत्ता में आई। इस बार जिसको समर्थन देंगे, जिसके साथ युवा जाएंगे, वो सत्ता में आएंगे। इसलिए युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान होना चाहिए, भर्ती समय पे होनी चाहिए, उनका परिणाम समय पे आना चाहिए, ज्वाइनिंग समय पे होनी चाहिए, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। आप दो पार्टी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस को आपने समर्थन दे दिया। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा युवा नेता तलाश रहा है जो युवाओं की आवाज उठाता है। युवाओं को लेकर पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी थी। क्या माने उपेंद्र यादव आरएलपी के साथ जुड़ने वाले हैं? चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे किरोड़ीलाल मीणा जी हो, चाहे और अन्य कोई नेता हो, जो कोई संघर्ष करता है और संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, उसका संघर्ष मुझे हमेशा बेहतरीन लगता है और उनसे मैंने सीखा भी है। लेकिन युवा बेरोजगार जो संवाद, जो प्रोग्राम है, वो दोनों पार्टियों की कार्यशैली, पिछली सरकार में क्या हुआ, वर्तमान सरकार में क्या हुआ, कौन पार्टी बेहतरीन हो सकती है, या इन दोनों को छोड़कर कौन सा विकल्प बेहतरीन हो सकता है, युवा हितैषी कौन है, किस किस के क्या कार्य योजना है, ये सब हम युवा संवाद के बाद जब अंत में पूछेंगे, हम निर्णय लेंगे। उसके बाद ही हमें किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना, क्या ऐलान करना है। युवा बेरोजगार से मुलाकात के बाद, संवाद के बाद युवा बेरोजगार मुझे ये भी कहेंगे हमें चुनाव नहीं लड़ना, तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल युवाओं की भावनाओं को देखते हुए, जब मैं जन सुनवाई करता हूं, उनका दर्द देखता हूं, उनकी पीड़ा देखता हूं, जब मैं जेल में गया तब मैं ऐसा ही हो गया था। मुझे लगा कि मुझे सिस्टम में जाना चाहिए, इनकी आवाज उठानी चाहिए, दम होना चाहिए विधानसभा में आवाज बुलंद करने का, तथ्यात्मक बोलने का। मैं हर तथ्य बता सकता हूं, हर भर्ती बता सकता हूं, हर युवा की पीड़ा बता सकता हूं, आंख से आंख मिलाकर आवाज उठा सकता हूं, पहुंच सकता हूं कि जिस युवा को आपने वादा किया उसका क्या हुआ। कोई बोल पाता है? किसी को पता है युवा क्या पीड़ा है? सब अपने टिकट के लिए भाग रहे हैं। 9 अक्टूबर को जो आचार संहिता लगी तो उपेंद्र यादव कर्मचारी चयन बोर्ड पर बड़ी संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करके कह रहा था कि भर्तियों का परिणाम जारी कर दीजिए, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। शिथिलता कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में लेने के लिए गुजरात से लेकर कहां कहां युवा भटके, बहुत संघर्ष किया, सड़कों पर गए, लाठियां खाई, षड्यंत्र फंसे, लेकिन हार नहीं मानी। हम संघर्ष कर रहे हैं। इस सिस्टम को, इस कार्य अधिकारियों की कार्य प्रणाली को, इस लापरवाही को, पूरे सिस्टम को जानने की कोशिश की है। इसका युवाओं की समस्याओं का निस्तारण कैसे हो सकता है, युवाओं को न्याय कैसे मिल सकता है, इसको लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर मैं मैदान में कूद रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन निर्णय साबित होगा। बीजेपी की लाठी आपकी पीठ पर पड़ी है और सिर पर कांग्रेस ने चोट मारी है। अब लग यही रहा है कि आप तीसरे संगठन है उसके संपर्क में है और वो भी आपके संपर्क में है। देखो, मैं संपर्क में हूँ, युवाओं के संपर्क में हूँ। सबसे बड़ी ताकत युवा है। मैंने बताया कि समीकरण बिगाड़ने का और बनाने का काम युवा करेंगे, वो मेरी ताकत है। इस बार तीसरा समीकरण बैठाएंगे? मैं तीसरा समीकरण युवा ही है, जो जिसका समीकरण बिगाड़ेंगे बनाएंगे, उनके संपर्क में हूँ। लाठी किसी की भी पड़ी हो, उस लाठी के दर्द से ज्यादा जब मेरा युवा रोता है, जब उसके सपने टूटते हैं, उनके सपनों को बेचा जाता है, जब उसको रोजगार नहीं मिलता, अवसाद में होता है, पेपर लीक हो जाता है, जब वो धक्के खाता है, जब लाठियां खाता है, वो दर्द कई गुना मेरी लाठी के दर्द से ज्यादा, कई गुना उनके आंसुओं का दर्द कई गुना ज्यादा है। उन आंसुओं को पूछने के लिए, उन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए इस दंगल में कूदने का ऐलान किया है। उपेंद्र यादव ने यह भी कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर अचानक चुनाव लड़ने का फैसला। देखो, उस चीज से मैं आज भी कायम हूं। मैं आपके चैनल पे भी पहले बोल चुका हूं। मैंने ऐलान यह किया था कि यदि गुजरात आंदोलन की मांगे, लखनऊ समझौते की मांगे, बजट की घोषणाएं मांगे, यदि सरकार हमारी मांगे पूरी करती है तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा। कहा था बजट की घोषणाएं अधूरी है, लखनऊ समझौते की गुजरात की मांगे अधूरी है। जब मांगे पूरी नहीं हुई, ऐसे में सिस्टम में उतरने का निर्णय लिया। आज उस बयान पे आज भी कायम हूं। मैंने तो ये भी कहा था, यदि युवा बेरोजगार बोर्ड बना दिया जाता है तो मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, इस संस्था को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। न बोर्ड बना, न मांगे पूरी। ऐसे में मुझे मजबूरी में युवाओं के दर्द को देखते हुए, उनकी पीड़ाओं को देखते हुए, क्योंकि जो मांगे अधूरी रह गई है, आचार संहिता लगने के बाद जिनकी भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, उन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करवाने के लिए, प्रक्रियाधीन और लंबित भर्तियों को पूरा करवाने के लिए, जिन भर्तियों को नियम संशोधन बाकी नियम संशोधन करवाने के लिए, तो युवाओं की आवाज बनने के लिए निर्णय लिया है कि सिस्टम में घुसकर युवाओं को बेहतरीन न्याय दिला सकते हैं। यह निर्णय हमने किया है। पसंदीदा सीट बता दीजिए आप। राजस्थान के युवा प्रदेश के हर कोने कोने में, सब लोग चाहते हैं कि मैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जाऊं, लेकिन युवा बेरोजगार संवाद के बाद हम निर्णय लेंगे कि मुझे शाहपुरा जाना है, विराटनगर जाना है, श्री माधोपुर जाना है, चौमू जाना है या अन्य कहीं जाना है। वो आने वाले समय में तय होगा। पहला नाम शाहपुरा निकला है।
नहीं, मैं रहने वाला वहां का हूँ ना, तो साफरा का नाम तो है, लेकिन आप ये नाम निकलवा कर किसी की नींद क्यों उड़ा रहे हो? क्योंकि कई लोगों की नींद नहीं आएगी। यदि मैंने ये भी कह दिया है कि युवाओं की भावनाओं को समझते हुए हमने ऐलान किया है। जब मैं युवा बेरोजगार संवाद कर रहा हूँ, उनका दर्द देख रहा हूँ, उनके आंसू देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो सबसे बड़ी ताकत युवा है, जीत की भूमिका युवा निभाएंगे, तो मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। उनके मंसूबों को, उनके भावनाओं को देख के ऐलान किया। और युवा बेरोजगार संवाद जब समाप्त होगा, युवाओं से संवाद के बाद जब निष्कर्ष निकलेगा, दोनों पार्टियों की तुलनात्मक अध्ययन होगा, उसके बाद हम किसके साथ जा रहे हैं, किसको समर्थन दे रहे हैं, क्या करना है। और यदि युवाओं ने मुझे कहा चुनाव नहीं लड़ना, तो युवाओं की भावनाओं का फिर मैं कदर करूंगा। लेकिन युवा संवाद के बाद फाइनल निर्णय होगा, और वही चाहे राजनीतिक दल हो, विधानसभा क्षेत्र हो, उसका ऐलान भी जल्द होगा युवा संवाद के बाद ही। देखिए, ये बात तो तय है कि उपेंद्र यादव राजनेता बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि असली राजनेता वही होता है जो इशारों में बातें करता है, ना कि बयानबाजी करके। और उपेंद्र यादव ने भी ऐसा कुछ कहा है। हालांकि चुनाव किस सीट पर लड़ेगा वो इशारों में तय किया है, पार्टी कौन सी होगी वो भी इशारों में है। कई राजनीतिक पार्टियां इनके संपर्क में, ये भी उनके संपर्क में है, लेकिन ये संपर्क कहाँ तक चल पाता है, ये आने वाले दिनों में बात पता चलेगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।